get ready for Omkaram. Sai Ram to all of you. सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, गुड। तो आज की क्लास आरंभ करें उससे पहले वही एक प्रश्न कि आप में से किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई सवाल किसी भी बात को लेकर? हम अपना पाठ्यक्रम के अनुसार जो कोर्स है लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसका जो गद्य खंड है और काव्य खंड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। संचयन पाठ के आधार पर कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ पाठ पढ़ लेना अध्ययन को पूर्ण नहीं करता। मेरी आवाज आ रही है? वीडियो मैम अब आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बेटा, ओके, आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल। यस मैम। यस मैम। नेट फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, देखते हैं अगर अभी दोबारा होता है तो फिर और उपाय करना पड़ेगा। कैमरा ऑफ कर दीजिए। सुना आपने मेरी बात को? कहाँ तक सुना कि चैप्टर कंप्लीट कर लेना ही हमारे अध्ययन की इतिश्री नहीं है। चैप्टर में जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड संदेश है आपकी समझदारी के लिए, आपकी आपकी बोध के लिए, जो संदेश है वो आप तक पहुंचना चाहिए। हर चैप्टर में निहित संदेश आपको पकड़ना होगा। तो अब जब हमारे लगभग हम अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और फाइनल असेसमेंट
बहुत जल्दी आपके शुरू हो जाएंगे। तो अब हम अपनी क्लास में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, यानी पुनरावृत्ति स्टार्ट करेंगे। तो आई विल डिवाइड द चैप्टर्स अमंग यू। तो चैप्टर को आपको केवल जो पाठ में लिखा है ना, वही रिवीजन में नहीं बताना है। आपको पाठ में दिए हुए प्रश्नों के साथ साथ उस पाठ में छिपी हुई बात को भी उजागर करना है। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। रेडी? चलो, अब प्रियांशी, एक और बात कि मैंने आप लोगों के को एक मैसेज भेजा था निबंध लेखन प्रतियोगिता का। तो उससे संबंधित कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? नहीं? तो आप सभी लोग, आपको विषय ज्ञात है? कौन सा विषय? विषय क्या है? बताओ क्या विषय? भूल गए? मैम, हाँ आधुनिक तकनीक का साहित्य पर प्रभाव। सुरुचि बोलिए। मैम, आधुनिक तकनीक का साहित्य पर प्रभाव। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि अब नेटवर्क नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। चलो आरंभ करते हैं हम। निबंध लेखन यूं तो आपके ना, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। यदि आप इच्छुक हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो विषय क्या है, ज्ञात है किसी को? ये आधुनिक यस मैम। तकनीक। अब सब सबको ज्ञात हो गया। हाँ साक्षी बताओ। आधुनिक तकनीक का साहित्य पर प्रभाव। आधुनिक तकनीकी ने हमारे लिटरेचर को, हमारे साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया है, क्या असर इसका अभी हो रहा है और क्या भविष्य में होने वाला है, तो इस विषय पर आपको लिखना है। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि ये निबंध आप जो लिखेंगे, नेट पर मैटर सर्च नहीं करना है। आप नेट से इंफॉर्मेशन ले तो सकते हैं, लेकिन उस सूचना में अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम लोग डिपेंड हो गए हैं नेटवर्क पे, जो भी गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। कई बार आप कोशिश करके देखना, आप जो अपना लिखोगे ना, वो ज्यादा सुंदर होता है। लेकिन हमारी क्योंकि नेट में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं ना, वो भी कौन है? वो भी तो आप लोगों में से ही कोई है। आप जैसे और हम जैसे लोग हैं। कई बार हम आपको अपने विषय से संबंधित वीडियोस दिखाते हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि जो वीडियोस आप देखते हैं ना, उससे ज्यादा हमारी लाइव क्लास हमें अच्छी लगती है, उससे ज्यादा हमारे बच्चों की प्रस्तुति हमें अच्छी लगती है।
उससे ज्यादा क्लैरिटी तब आती है जब आप और हम बात करते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जो भी आपको जानकारी, आप लोग उस पर निर्भर मत होइए। आप सहायक बना सकते हैं, आप इंटरनेट को अपना सहायक बना सकते हैं, अपना मालिक मत बनाइए। आप धीरे धीरे उसको अपना स्वामी बनाते जा रहे हैं, मालिक बनाते जा रहे हैं। हर वक्त आपके हाथ में फोन रहता है, जब मम्मी पूछती है ना तो आप कहते हैं कि अब तो नेटवर्क से ही पढ़ना पड़ता है, मोबाइल से ही पढ़ना पड़ता है। तो कई बार अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना कौशल इस्तेमाल कीजिए। वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं, बट उसे एक्सपैंड आप अपने आप से कीजिए। तो आप वहां से पॉइंट्स ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में आप अपना सोचिए। तो पहली शर्त है कि निबंध मौलिक होना चाहिए। मौलिक का आशय है आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। A4 साइज पेपर पर लिखना है, वन साइड लिखिएगा, बोथ साइड मत लिखिएगा, क्योंकि इंक का इंप्रेशन पीछे चला जाता है। आपका लेख सुंदर और स्पष्ट हो, क्योंकि टाइप फॉर्म में नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, हस्तलिखित चाहिए, आपके द्वारा लिखा हुआ चाहिए। तो नेचुरली आपको विद्यालय तक पहुंचाना होगा। तो सबसे पहले आप निबंध लिख लीजिए। निबंध की शब्द सीमा है 800 से 1000 शब्द। आपकी जो भी जानकारियां रहेगी वो निबंध लिखने के बाद आखिरी पृष्ठ पर रहेगी। तो तब तक आप पहले निबंध लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए, अपना स्वयं के अपने विचारों के द्वारा लिखिए और सुंदर लेख में लिखिए। पहले कहीं पर रफ में लिखते जाइए, उसके बाद उसे अपने सुंदर अक्षरों में, ऐसा पेन यूज कीजिए जिसकी इंक लीक ना हो रही हो। तो ये सब आप जानते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो जब हमें अपनी कोई रचना कहीं दूर तक पहुंचानी है तो पठनीय हो, जो भी आपका वो निबंध देखे वो पढ़ सके, आपके लेख से प्रभावित हो सके, आपका शब्द विन्यास बहुत सुंदर हो। तो इस तरह से आप पहले लिख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत आए, कोई प्रश्न पूछना है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो पर्सनल विंडो पर। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़े आज की क्लास की ओर। तो प्रियांशी, आर यू रेडी विद द मैटर? यस मैम। ओके, आज हम अपनी क्लास में सरल संयुक्त मिश्र वाक्य के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। यस, Ma'am, is the screen visible? यस बेटा, विजिबल। यस, ओके। आई थिंक आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। Yes, ma'am. हाँ, इस वजह से। चलिए, आप पढ़ेंगे? Yes, ma'am. Okay, वाक्य भेद रचना के आधार पर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों पदों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी विचार का भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते हैं। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, नेताजी सुंदर लग रहे थे।
उपरोक्त वाक्य में शब्द समूह व्याकरण के नियमों अनुसार व्यवस्थित भी है और सार्थक भी, अतः ये सभी वाक्य सही हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके प्रियांशी, 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे प्रियांशी। तो यहाँ अभी प्रियांशी ने बताया कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए, और विधेय जो कुछ भी कहा जाए। तो आपको पता है इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यदि आपने सुना हो तो उद्देश्य माने सब्जेक्ट और विधेय माने प्रेडिकेट। इसलिए मैंने आपको रोका कि आपका अंग्रेजी से जब तालमेल आप हिंदी का करते हैं ना, तो समझ में आसानी से आ जाता है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों की पकड़ हो जाती है। तो अभी आपको प्रियांशी ने बताया कि उद्देश्य और विधेय, जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, तो किसके बारे में बात की जा रही है? श्याम के बारे में। श्याम ने क्या किया? बाजार से उसने फल खरीदे। तो श्याम ने उद्देश्य है, बाजार से फल लिए ये विधेय है। यानी श्याम परचेस्ड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। श्याम सब्जेक्ट, परचेस्ड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? इसी तरह से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे उद्देश्य, पतंग उड़ा रहे हैं विधेय। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले ने सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और साफ बता दिया था विधेय। नवाब साहब ने सब्जेक्ट फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, यानी प्रेडिकेट विधेय। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सभी को क्लियर हो गया या नहीं? यहां आपको एक बात और दिख रही होगी, श्याम ने, पान वाले ने, नवाब साहब ने। ये जो ने है ना, विभक्ति चिन्ह, ये कनेक्टेड है। तो आपको मैंने समझाया था एक बार कि जब शब्द में विभक्ति जुड़ जाती है तो वो पद बन जाता है। दूसरी बात कहें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। यदि मैं अभी बोलूं विद्यालय, अब ये शब्द है। जब मैंने बोला विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब यहां पर विद्यालय शब्द क्या हो गया? पद, क्योंकि क्या जुड़ गया? विद्यालय में। तो जब शब्द में विभक्ति जुड़ जाती है और वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तब शब्द शब्द न होकर पद बन जाता है। इसी वजह से श्याम के साथ ने कनेक्टेड है, पान वाले के साथ ने कनेक्टेड है, नवाब साहब के साथ ने कनेक्टेड है। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। अब आगे बताओ प्रियांशी, वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से हमने समझ लिए थे, याद है सभी को? अर्थ की दृष्टि से हमने समझ लिए थे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, याद आया? विस्मय बोधक, इच्छा बोधक, इच्छावाचक, इस तरह से ये हमने समझ लिए थे। अब हम आएंगे कहां पर? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। तो ओके, दिख रहा है तो चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। रचना की दृष्टि से वाक्य का पहला भेद यहाँ पे उन्होंने बताया, केवल रचना की दृष्टि से वाक्य भेद ही क्या है ये? वाक्य भेद ही में पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ओके, ठीक है। तो पहले अभी हमें रचना की दृष्टि से अगर वाक्य भेद समझना है तो हमें उपवाक्य,
वो समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। हमें जानना पड़ेगा कि उपवाक्य क्या है। इंग्लिश में आपने जाना होगा क्लॉज। क्लॉज जानते हैं, पढ़ा है कभी या भी नहीं? ओके, चलो ठीक है, समझ लो। तो मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, विजिबल नहीं है। प्रियांशी प्लीज रीड। प्रियांशी आप ही पढ़ दो, उसके बाद मैं स्पष्ट कर दूंगी। पढ़ो प्रियांशी। यस मैम। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य तथा जो उपवाक्य उपवाक्य प्रियांशी की आवाज इंटरप्ट हो रही है, सभी को हो रही है, मेरे लिए हो रही है? यस मैम, थोड़ी सी कट रही है। ठीक है ठीक है। तो प्रियांशी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, आपकी आवाज बेटा बीच में कट रही थी। तो अभी आपने जितना बताया है कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसे हम एक और भी कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो प्रधान उपवाक्य वो होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। आश्रित उपवाक्य वो होता है जिसके पूर्ण अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य का सहारा लिया जाता है। जैसे एक बार बताइएगा प्रियांशी। उदाहरण, यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं। ओके, दिख रही है आवाज, चलो ठीक है। प्रियांशी आगे का सुन लो। यदि बस आ जाए, मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं तो आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि आगे क्या करोगे आप। जैसे मैंने यदि कहा, मैंने आपसे कहा यदि आप सभी बच्चे यहां आओ, बस मैंने इतना बोल दिया, यहां आओ, फिर मैंने बात अपनी पूरी की, तो मैं पढ़ाऊं, तो मैं पढ़ाऊं ये कंप्लीटेड है। तो यदि बस आ जाए तो मैं चल पढ़ूं, यहाँ तो मैं चल पढ़ूं ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया क्योंकि ये कंप्लीट है। यदि बस आ जाए ये आश्रित उपवाक्य है। सभी को बात समझ आई या नहीं? अभी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा पहले। आवाज बहुत आ रही है, कहाँ से? चलो प्रियांशी, यस मैम। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। चलो आगे पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपका अगर नेटवर्क ठीक है तो पढ़िएगा आगे। मैम मेरे यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई और रीड कर सकता है? ओके, आप मैं करती हूँ, आप शो कीजिए। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब कंजक्शन लगता है कि क पे छोटी ई की मात्रा, बहुत से बच्चों को क पे छोटी ई की मात्रा और क पर बड़ी ई की मात्रा का बोध नहीं होता। तो प्लीज आप लिख लीजिए क पर छोटी ई की मात्रा और ब्रैकेट में लिख लीजिए THAT, दैट। ओके,
जेसिका के अलावा बाकी सबका मुझे वीडियो बंद दिख रहा है, कैमरा बंद दिख रहा है। प्लीज कैमरा ऑन रखिए। आप लोग दिखते हैं तो मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉपर है। तो और आपके फेस से मुझे ये समझ में भी आता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो इतनी बात क्लियर हुई। THAT, दैट, यानी क पे छोटी की मात्रा की। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो दैट। ठीक है, अभी यहाँ पे दैट, अब यहाँ पे हम अभी दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर से स्टार्ट होगा। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अगर ये वेयर ही लिव्ड हो जाएगा, अगर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो। हिंदी में तो अभी यहाँ पे की ठीक है। तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि। हम सभी जानते हैं कि। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, तो अभी हम उपवाक्यों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते। मेरा मन है कि थोड़ा और आगे बढ़ो। हम अभी ये जाने कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त क्या है और मिश्र क्या है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा क्योंकि यहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक हल्की सी जानकारी सब बच्चों को मिल जाए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो, एक ही यानी एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट पार्ट हो, तो वो सरल वाक्य कहलाता है। उसमें बहुत सारे वाक्य कनेक्टेड ना हो, जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे। बाल, यहाँ बाल का मतलब बाल पकना माने वाइट हो जाना, टर्न ग्रे, बालों का सफेद हो जाना। ठीक है, सब्जी पकने जैसा मत समझना, फ्रूट्स पकने जैसा मत समझना। तो बाल पकना इसका मतलब होता है कि बालों का सफेद हो जाना। गाड़ी छूट रही थी। ये एक सिंगल सिंगल सेंटेंस है जिसमें एक वाक्य है, एक ही सॉरी एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है। उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यहाँ एक ही प्रधान वाक्य है, अतः ये सरल वाक्य कहलाते हैं। अब देखिएगा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है। कौन सा लड़का? जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश, जो अंडरलाइन पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, जितना अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है, रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं, जबकि शेष भाग ये प्रधान अंश है, प्रधान वाक्य उपवाक्य है। जबकि शेष कि कल विद्यालय बंद रहेगा, जो पेड़ के पास खड़ा है, जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं, जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो कल दौड़ में प्रथम आया था। आश्रित उपवाक्य को शेष भाग गौण या आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने के लिए क पे छोटी की मात्रा और जो और जिसे आदि कंजक्शंस प्रयोग किए गए हैं। Am I right? यह वही लड़का है कल दौड़ में प्रथम आया था। इस तरह से सेपरेट करेंगे। अब बीच में बचा जो। यह वही पुस्तक है मैं ढूंढ रहा था। कंजक्शन क्या हो गया? जिसे। जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो टीचर सेड दैट दिस इज द, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह लड़का मेरा मित्र है। दिस बॉय, सॉरी वह लिखा है, दैट बॉय इज माई फ्रेंड हु। मोर ऐसा पक्षी है, पिकॉक इज द बर्ड विच, यहाँ पे जिसका नृत्य, हुज
हुज डांस, यह वही पुस्तक है। दिस इज द बुक विच, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय हु। इस तरह से हु, हुज, whom का प्रयोग हम करते हैं, डेट का प्रयोग हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रधान वाक्य से आश्रित, प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ाएंगे। मुख्य और आश्रित उपवाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य में मुख्य उपवाक्य की जो क्रिया होती है वही मुख्य क्रिया होती है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया प्रधान क्रिया होती है, मेन होती है। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन से होता है। उदाहरण के लिए जिसने, कि, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु आदि। आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में, आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकते हैं। जिसने बालक की जान बचाई, अब जिसने शब्द कहाँ जुड़ा है? बालक से, इस वाले सेंटेंस से। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई, समझ आ रहा है? अब इसमें प्रधान कौन सा हो गया? वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है, ये मेन हो गया। और जिसने बालक की जान बचाई, ये, तो आप कैसे पहचानेंगे? समुच्चय बोधक से कनेक्टेड है जो, वह हिस्सा आश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर? अगर आज के लिए इतना ही रखे तो आज के लिए इतना ही रखिएगा। ओके, अब जितना आपने सुना है, जितना आपने जाना है, उसमें से यदि आपको डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके प्रियांशी, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन। मैम इसमें एक वो है था, यस बेटा। हम समापिका क्रिया करके एक शब्द आया था, उसका मतलब? फिर से बोलो। हम समापिका क्रिया नहीं तो हम जब सरल वाक्य में, कहा था? सरल वाक्य में देखना पड़ेगा उसको दोबारा से, क्योंकि मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक है बेटा, सहायक होगा, सहायक क्रिया है ना। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो किसी भी वाक्य में काल का बोध कराती हैं, और जो मेन वर्ब होती है वो कर्ता के द्वारा यानी उद्देश्य के द्वारा की गई क्रिया का बोध कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यहाँ पे आई के साथ एम जो लगा है वह ये बताता है कि मैं वर्तमान काल में पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, टीचिंग इज मेन वर्ब। और जब मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही थी, हिंदी में तो कहें तो मैं पढ़ा रही हूं, यहाँ पे हूं शब्द वर्तमान को इंगित करता है, पढ़ाना मुख्य क्रिया को बताता है। और पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो भूतकाल को भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? तो हेल्पिंग वर्ब आप कहीं भी देख, आप जैसे हैज और हैव का प्रयोग पास्ट क्या हो जाता है? वो आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है। लाइक ओके बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल
पता नहीं क्यों है बार बार। चलो मैम ठीक है, क्लियर है। आप लोग पढ़ के रखिएगा, शांति पाठ करते हैं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। साई राम। Thank अरे you, ma'am. मैम, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम, साईराम अब मैम। मेरी आवाज आ रही है? ओके, Yes, यस चलो ma'am. पढ़ मैम। के यस मैम। एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, डाउट निकाल के रखना, अपने समझ के रखना।